वक्फ विधेयक पर मुस्लिम धार्मिक संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज यानी शुक्रवार को अलविदा जुम्मा है, रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा। इसके बाद सीधे ईद की सामूहिक नमाज होगी। लेकिन अलविदा जुमे की नमाज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से देश भर के मुसलमानों से एक खास अपील की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज पढ़ें। कहा गया है कि ये फैसला वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत करने के लिए किया गया है। जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की चर्चा जोरों पर है। बोर्ड की ओर से कहा गया कि दाएं हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते हुए शांति से केंद्र सरकार की मुखालफत का पैगाम दें। आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट साहिब रिजवी साहब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ क्या है, वक्फ कैसे किया जाता है, मौजूदा बिल जो पार्लियामेंट में पेश होने वाला है इसके आने के बाद क्या नुकसान होंगे, क्या तब्दीलियां आएंगी वक्फ इमलाक में और किस तरह इस नुकसान को कम किया जा सकता है, कानूनी तौर पर हम इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। शाह साहब वगैरह इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने वक्फ पर बहुत रिसर्च किया है, वक्फ के बारे में काफी सारी गलतफहमियां हैं, तो असल में वक्फ क्या है पहले ये बता दीजिए और किस तरह से वक्फ किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे हो। अल्लाह की राह में देना चाहिए वक्फ, ऐसा कुरान में भी आया है और ऐसे बहुत सारी अहादीस शरीफ है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रॉपर्टी भी दी और अपने असहाबा कराम की प्रॉपर्टी भी वक्फ में दी। और एक बार जब वक्फ में कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो उस पर कोई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं लगता और वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक पर्पज जो रिलीजियस और पायस हो उसके लिए होता है। वक्फ दोनों तरह से हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी जैसे जमीन और घर और क्या कहते हैं मस्जिद और मदरसा और खानका है ये भी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी होता है और मूवेबल का भी होता है। मूवेबल का मतलब है जैसे आप को पैसा देना चाहो, आप कार देना चाहो, आप किसी और तरह से देना चाहो, तो ये दोनों तरह से। अब दूसरा ये कि वक्फ किसको कैसे दिया जाता है, ये दो तरीके हैं देने के। एक तो वक्फ डीड आपने बना दी, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास ओनरशिप है, आपने डीड बना दी, या आपकी प्रॉपर्टी है और आपने उसको वक्फ के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने दिया अपनी जिंदगी में भी और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, तो वो कहता है वक्फ बाय यूजर। और इंडिया में इस वक्त वक्फ की प्रॉपर्टी जो वामसी जो एक पोर्टल है उन्होंने जमा करी है उसकी तादाद 8.72 लाख है इमूवेबल प्रॉपर्टी की और 16,000 से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें जो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है तो सिर्फ 39% प्रॉपर्टीज के ही कागजात अवेलेबल हैं वक्फ डीड वगैरह, तो वो तो सेफ है। जो 61% प्रॉपर्टीज हैं वो उसके कागजात या तो अधूरे हैं या है नहीं, या क्या कहते हैं वो वक्फ बाय यूजर में आती है। मतलब वो आप अगर देखेंगे कि वो यूज हुई है तो हो सकता है उनको बचाया जा सकते हैं। अब इस अमेंडमेंट में जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि वक्फ बाय यूजर को इन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये 61% ऑफ 8.72 लाख प्रॉपर्टीज आर इन डेंजर। कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज तो प्रॉब्लम में ही है। दूसरा, अब इन्होंने जो वक्फ कौन कर सकता है उस पे भी कंडीशंस लगा दी। मुसलमानों पे भी कंडीशन है कि 5 साल से आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो तभी आप वक्फ कर सकते हो, इवन बाय रजिस्टर्ड डीड आज की डेट में। तीसरी बात जो हुई है इसके अंदर वो ये हुई है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड किया करता था और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम्स होते थे और वो अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से मैनेज करना है वो उसको अच्छे से मैनेज करते थे। उसके अंदर कमियां हो सकती है, वो कमियों को दूर करा जा सकता है था। अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अंदर वक्फ एक्ट को बेहतर और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी गई है। 1956 से जब से सेंट्रल एक्ट आया है कई बार अमेंडमेंट हुआ है। 82 में अमेंडमेंट हुआ है, 95 में अमेंडमेंट हुआ है, 2013 में अमेंडमेंट हुआ है। उसको एक ऐसा बनाया गया था कि वक्फ इंस्टीट्यूशन अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड कोड हो, जिसमें कोई इशू आए तो एक ट्रिब्यूनल है जहां पे आप जाएं, आप अपना इशू उठाएं और अपना इशू सेटल करवाएं।
तो वो एक इसे कहते हैं सेल्फ कंटेंट कोड, वक्फ एक्ट एक सेल्फ कंटेंट कोड था। फिर दूसरा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज में ये तो पता नहीं होता है कि किसने कब कब्जा करा हुआ है, कब से। तो वक्फ बोर्ड को जब भी पता चलता था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो उसके ऊपर एक प्रोसीजर था, उसके तहत वो कार्रवाई करते थे और प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करते थे। अब आज की डेट में ये इशू भी खत्म कर दिया गया है। वक्फ में, वक्फ बोर्ड में भी और वक्फ काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया गया है कि भाई ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेडीज तो पहले से ही थी, उसमें कोई इशू नहीं है, वो कोई नया इशू नहीं है। सो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मुसलमानों का नुकसान होने वाला है वो जब वक्फ की डेफिनेशन को चेंज किया गया। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई इनहेरिटेंस लॉ लागू नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की जा सकती, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस और पायस पर्पज है उसके लिए ही इस्तेमाल होती है और इसकी इनकम इस्तेमाल होगी, प्रॉपर्टी कोई बेचने का हक नहीं था। इसको ही 2013 के वक्फ एक्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड करी गई थी और इसको एक सीमलेस वेब बनाया गया था कि वक्फ पे कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। जो प्रॉपर्टीज एनिमी की या एक्विजिशन की प्रॉपर्टीज थी वो भी कवर होती थी और वक्फ एक्ट को एक लॉ को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया था। इन्होंने जो इस नए अमेंडमेंट में ये सीमलेस वेब को तोड़ के ये तीनों के तीनों अमेंडमेंट हटा दिए, प्रोविजन हटा दिए, जिससे प्रॉपर्टी वल्नरेबल हो गई। तो इसलिए मेरा मानना है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत बड़ा एक झटका लगा है और अब आज की डेट में एक नया पोर्टल बनेगा, दोबारा से वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो रजिस्टर कराइए, उसमें जो रजिस्टर्ड है उसमें और कितनी प्रॉब्लम आ सकती है वो आएगा। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। अभी 10 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये बताया कि वक्फ की 934 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के कब्जे में। अब आज की डेट में इस अमेंडमेंट के तहत अब वो प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं करार दी जाएंगी, वो गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी कहलाएगी जब तक ये कोर्ट ये डिसाइड ना कर दे या तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर ये डिसाइड ना कर दे कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें वक्फ की प्रॉपर्टीज को जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको रेगुलराइजेशन कराने का एक प्रोविजन और एक पूरा अटेम्प्ट हुआ है। के साथ वक्फ की प्रॉपर्टीज इतनी सारी हैं कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हमने जो रिसर्च करी है उसके हिसाब से तो सिर्फ 4 स्टेट्स में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में नॉन हिंदू प्रॉपर्टीज 10.42 लाख हैं आज की डेट में। और आप इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी होंगी वो आप उसको समझ सकते हो। वहां भी यही यूजर का कॉन्सेप्ट में ही वो प्रॉपर्टीज बहुत सारी उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जहां वक्फ की प्रॉपर्टी है वो यूजर वाला प्रोटेक्शन यहां से हटा दिया गया है, जो बहुत ही ज्यादा घातक है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, आम आदमी नहीं समझ पा रहा कि इसके आने के बाद उसका क्या नुकसान होने वाला है या इससे क्या फायदा होगा। देखिए सर, जैसे आपने ये पूछा कि इससे एक आम मुसलमान को क्या नुकसान होगा, तो आपकी नॉलेज के लिए और एक आम जनता की नॉलेज के लिए मैं ये बताऊं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज में मसाजिद आती हैं, खानकाहें आती हैं, मदरसे आते हैं, कब्रिस्तान आते हैं। अब अगर आपकी मस्जिद है और उसके कागजात नहीं है आज की डेट में डेडिकेशन के, तो वो मस्जिद अब वक्फ की नहीं कहलाएगी, वो छिन जाएगी आपसे। इसी तरह से मदरसा है, इसी तरह से कब्रिस्तान है, इसी तरह से खानकाहें हैं जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टी दो दे हैव बीन यूज्ड, जो बहुत सारे जमाने से कई सौ सालों से इस्तेमाल भी हो रही है, लेकिन अगर वो सर्वे में आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगी। इसलिए ये मसाजिद भी आज की डेट में खतरे में है, खानकाहें भी खतरे में है और कब्रिस्तान भी खतरे में है, जो वक्फ की दुकानें हैं वो भी खतरे में है। तो ये इससे मुसलमानों को काफी नुकसान होने वाला है और ये मुझे लगता है कि इससे सोशल हार्मनी बहुत ज्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि मुसलमानों की जब रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर हमला होगा और वहां से वो निकाले जाए या वो खाली कराई जाए या वो इनक्रोच करी जाए या वो ले ली जाए, तो इससे मुझे लगता है कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा आक्रोश हो सकता है और उस आक्रोश का एक असर जो सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर पड़ेगा। तो शाहिद साहब, आपने बहुत तफसील से वक्फ के बारे में बताया। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो मसला सामने है वक्फ के अमेंडमेंट बिल की वापसी का या उसके पास होने का, उसके लिए मुसलमानों को किस तरह फाइट करना चाहिए ताकि उनकी बात भी सरकार तक पहुंचे
और सरकार उसके बारे में कोई फैसला ले सके। देखिए सर, इस अमेंडमेंट जो आया है इसके खिलाफ और इसके जो कमियां थी उसको बताने के लिए सरकार ने काफी टाइम भी दिया। जेपीसी गठित हुई थी, उसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी गई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी गई हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वो उन्होंने माना या नहीं माना, अब लामहला ये बिल तो जाना है, चाहे वो रिकमेंडेशन जेपीसी की कुछ भी होती, सरकार को अगर इसमें यही अमेंडमेंट लाने हैं जो वो लाए हैं तो वो ला सकते हैं डिस्पाइट जेपीसी की रिकमेंडेशन के बाद भी। अब ये मुस्लिम तंजीमों का काम है कि आज की डेट में तहमुल से काम लेके और वफद बना के जहां पर भी हम गवर्नमेंट से मिल सकते हैं और उनको अपनी बात समझा सकते हैं वो समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दो तरीके हैं, आप मीडिया के जरिए करिए, आप इंडिविजुअल मीटिंग्स करिए। पहले बात तो ये कि आप अपनी कौम को ही पूरी तरह से जागरूक करिए कि ये वक्त में असल में हो क्या रहा है। 99% लोगों को तो पता ही नहीं है मुसलमानों के कि वक्त है क्या और वक्त किसकी भलाई के लिए है। वक्त भलाई के लिए मुस्लिम जो गरीब हैं, जो गरीब तबका है, उनकी एजुकेशन, बेवाओं की पेंशन, मदरसों का फीस, बच्चों की फीस, गरीब बच्चों की फीस, उनकी देखभाल, जो जिनका कोई नहीं है उनकी देखभाल, अनाथालयों की देखभाल, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी से होता था। अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी चली जाएंगी तो ये बहुत बड़ी मुसलमानों के ऊपर एक और बड़ी आपदा आ जाएगी कि वो टोटली प्रोटेक्शन लेस हो जाएंगे। बेवाएं, हजारों और लाखों बेवाएं वक्फ की आमदनी से उनको पेंशन दी जाती थी। वो बहुत सारे जो मदरसों के और मसाजिद के मौलाना हैं, इमाम्स हैं, मौज़िन हैं, उनकी तनख्वाहें दी जाती थी और वैसे भी जो गरीब बच्ची हैं उनको हेल्प करी जाती थी। ये सब प्रोटेक्शन, ये सब चीजें अब वक्त के बिल आने से काफी कुछ इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। तो इसके लिए जाहिर बात है कि एक कंसर्टेड एफर्ट करना चाहिए, सबको मिल के इस पे एफर्ट करना चाहिए। आपको अगर जलसे करने हैं, बताना है, लोगों को इकट्ठा करना है, अपनी आवाज पहुंचानी है तो उस तरह भी पहुंचाइए और नॉन वायलेंट तरह से, बिल्कुल जैसे एक तरीका होता है जमूर में अपनी बात रखने का, वो रखिए। फिर उसके बाद उससे गवर्नमेंट को आएगा समझ में, आज नहीं कल तो आपकी कितना आप समझा पाते हो। जैसे वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, बात करने का सलीका हो तो सुनी जाती है। तो अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रख पाए तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की समझ में आएगा। हो सकता है ये इसमें अमेंडमेंट आए और कम आए और कम घातक आए, आप कुछ कम कर सकते हो। दूसरा ये कि जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ तो ऐसे दिख रहे हैं कि वो डायरेक्ट इंटरफियरेंस है हमारे रिलीजियस अफेयर्स पे, जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस आर्टिकल 25, 26, 29, 30, 301 इनका 300 इनका डायरेक्ट वायलेशन है। तो इसको हम शाहिद साहब ये बताइए, क्योंकि आप लीगल आदमी हैं, कि जो जमीनी लड़ाई पहले भी लड़ते रहे मुसलमान, इस मामले में भी वो जमीन पे भरोसा कर रहे हैं, तो जमीनी लड़ाई लड़नी चाहिए या कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो 3 तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए। एक तो आप इंडिविजुअल वफद बना के जो भी असर रसूख गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे आप मिलिए, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपनी बात समझाने की फिर कोशिश करिए एक बार से। आप क्या समझा रहे हैं आप बहुत दिनों से, लेकिन फिर आप रह गया कहीं कुछ कमी, इसीलिए वो उतना असर नहीं दिख रहा। फिर दूसरा ये कि ये जो जमीनी लड़ाई की बात कर रहे हैं आप, लड़ाई के अलावा जमीनी आंदोलन आपका हो तो ज्यादा बेहतर है। लड़ाई तो हम किसी से लड़ते नहीं, हम तो अपना हक है उस हक को उजागर कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में भी और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो सबको पता होना चाहिए कि अन्याय है और अन्याय क्या है, ये भी होना चाहिए। फिर तीसरी जो है वो अदालतें तो हैं ही हमारी देश की अदालतों में, जहां जहां भी हम जो भी उसमें दे सकते हैं स्टेप्स, वो हमें अदालतों में भी लेना चाहिए। अभी एक चीज ये देखने को मिल रही है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तमाम अकलियतों को साथ लाने की कोशिश की है, जिसमें सिख हैं, यानी सरदार हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनके अलावा दलित और आदिवासियों को साथ लाए हैं। फिर लाइक माइंडेड ऐसे लोगों को भी साथ लाए हैं, मुस्लिमों को जो इंसाफ पसंद है। तो इस कोशिश के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये कोशिश किस तरह से और कारगर हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा कुछ आइंद स्टेप है। हम इस देश में रहते हैं, ये देश एक कोई किसी एक की जागीर नहीं है और ये एक तरह से चमन है जिसमें हर तरह का फूल है। तो हमारे जो भाई साथ में रहते हैं वो भी उतने ही हम कंसर्न है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो मोस्टली पीपल आर कंसर्न। तो जो लाइक माइंडेड हैं, जिनको ये आपके दर्द का एहसास है, उनको साथ में लेकर चलना मुझे लगता है बड़ी बहुत अच्छी बात है और इससे
सोशल हम आहंगी बढ़ेगी और जो बात है वो जहां पहुंचनी चाहिए वो अच्छी तरह से पहुंचेगी। किस तरह से संविधान का वायलेशन होता है इस बिल के जरिए? देखिए मेरा जो मैं मोटा मोटे 2-3 पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2-3 पॉइंट आपको इंडिकेट कर देता हूं कि सेक्शन आर्टिकल 25 में हमें प्रोटेक्शन है राइट टू रिलीजन एंड रिलीजियस वर्शिप एंड मेंटेनिंग अवर अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। तो उसका अब वक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो शरीयत से लगता है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का है, उसके सेक्शन 2 में भी वक्त को इंक्लूड किया गया है कि इट इज पार्ट ऑफ शरीयत। तो आज से नहीं, बहुत शुरू से ये। दूसरा हदीस है हमारे पास, कुरान की आयत हैं जिसमें ये दिखता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी शरीयत का। तो इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता किसी का, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा ये कि वक्फ बाय यूजर और ये आर्टिकल 14 का टोटली वायलेशन है, क्योंकि अगर दूसरे धर्मों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो हमें इस राइट से कैसे डिनाई कर सकते हैं। दूसरा ये वक्फ बाय यूजर, तो ये सारी मसाजिद तो खानकाहें तो सैकड़ों साल पुरानी है, उसमें किसी पास डॉक्यूमेंट होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट एक रिडिकुलस होकर रह गया है कि वो मसाजिद जो 400 साल से है उसमें आप आज की डेट में डॉक्यूमेंट मांगे और वो मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये आर्टिकल 14 का, इसमें मंदिरों पे भी वही लागू होता है, गुरुद्वारों पे भी वही लागू होता है और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पे भी उसी तरह से लागू होता है। तो हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर जो रिलीजियस प्लेसेस दूसरे धर्मों की हैं वो मैनेज होती हैं उनके ही लोगों से इस देश में, और कानून के तहत सारे कानून जो बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट हो, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी रिलीजन का आदमी होगा जिस रिलीजन की प्लेस का बंदोबस्त हो रहा है। वक्त के साथ ऐसा क्यों हो? तो ये भी एक पॉइंट है जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट बनता है इसके अंदर। शाहिद साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि एक कानून हमारे भारत में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर इस बिल के आने के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट दोनों दे रिलेट टू प्लेसेस विच बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों ही। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी, हालांकि बाबरी मस्जिद के केस में 5 जजेस ने उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड करी थी और यहां तक कहा था कि इसको तो पार्लियामेंट भी अब टच नहीं कर सकती, इतना सुप्रीम कोर्ट इतनी दूर जाके भी बोला था। उसके बावजूद भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी गई। उसकी वजह से भी, वो भी इट ऑल्सो रिलेट्स टू ऑल दोज प्लेसेस, उसको रोकने के लिए ही ये कोई हंगामा ना हो। गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम उन्होंने 1947 में वो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा वो बनाया था एक्ट। बट उसको भी चैलेंज करा हुआ है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें बोलना मेरे लिए ज्यादा सही नहीं है। ये दोनों एक्ट ऐसे हैं कि दे एसेंशियली रिलेट टू प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू मुस्लिम्स, वेदर दे आर खानकान, मॉस्क और एनी अदर रिलीजियस प्लेस। तो इसका दोनों का मिला के क्यूमुलेटिव इफेक्ट और डेंजरस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।